मैं सूरज कुमार आज आपको बताऊंगा बहुजन समाज के लिए कुछ ऐसे तथ्य। हमारा बहुजन समाज जो 85% है, तो 85% की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है और उनके कारण क्या है। तो हम ये जानेंगे कि 85% सबसे पहले यहाँ पर दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और जो अति पिछड़े हैं उनको मिलाकर हमारी 85% आबादी बनती है। 85% आबादी होने के बावजूद हम अपना कोई नेता नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना पा रहे हैं जो हमारा चुनाव कर सके, हमारा उद्धार कर सके। एक समय था जब हमारे पास पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी जाते थे उसमें हम लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने हम लोगों के लिए महान सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए, हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया, हमें वोट देने का अधिकार दिलाया ताकि हमारी बराबरी हो सके। उस महापुरुष के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए एक और महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम मानवर कांशीराम साहब है। उन्होंने हमारे बहुजन समाज को 4 बार मुख्यमंत्री दिया। बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारी ऐसी स्थिति थी कि अगर उनके गांव में कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आता था तो चारपाई तो हमारी थी, लेकिन हमें अपनी चारपाई से उठना पड़ता था। कहते थे लम्मादार साहब आ गए हैं, अपनी चारपाई छोड़ के जाना पड़ता था। हमारे पास कोई जमीन नहीं थी, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। बिना चना वही काम था कि चमार को चमड़ा धुलना है, धोबी को कपड़े धुलने हैं, धानकों को ये काम करना है, भंगी लोगों को सिर्फ गलत काम करना है जैसे गटर साफ करना हो गया। और जितने भी घिनौने और घृणित कार्य थे वो हम लोगों को दिए गए। जब बहन जी की शासनकाल में सत्ता आई तो जितनी भी सरकारी, जब बहन जी की सरकार आई तो बहन जी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो उस जमीन, सरकारी जमीन पर सुमोटो के तहत पट्टा किया गया, जिसमें सिर्फ एससी समाज के लिए पट्टा नहीं किया गया। आज जो सात मौर्य समाज है गया, तेली तमोली और जितने भी अति पिछड़े लोग हैं उन सबको पट्टा किया गया, सबको जमीन दिलाई गई। और बहन जी के सरकार में सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को दिया गया। ओबीसी में पहले कोई मंत्री नहीं बनता था, कोई विधायक नहीं बनता था। जब बहन जी की सरकार आई तब उन्होंने ऐसा किया। बहन जी की सरकार 2007 में बनी और 2012 तक रही। 12 के बाद षड्यंत्र ये किया गया कि पिछड़ों को ये बताया गया कि ये तो दलितों की पार्टी है, तो पिछड़ों को भ्रमित कर दिया गया कि ये तो दलितों की पार्टी है, ये तो नीचे लोगों की पार्टी है, तुम तो ऊंचे लोग हो। यही वो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, जब इनके पास जमीन नहीं थी, रोजगार नहीं था, तब इनके पास कोई पार्टी नहीं आई। ना तब कोई इनसे कहने आया कि आपको जमीन चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि इनका अगर ये विकास हो जाएगा तो ये हमारे बराबर पहुंच जाएंगे, तो फिर उनको एक चोला पहना दिया गया कि तुम तो दलितों से ऊंची बिरादरी के हो। और दलितों में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जो बसपा सरकार है वो तो सिर्फ चमारों की पार्टी है। वाल्मीकि समाज हो गया, हमारा दिवाकर समाज हो गया और कठेरिया समाज हो गया, तो इन सबको आरएसएस के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ये तो सिर्फ चमारों की पार्टी है, इसमें तुम लोगों का काम है, तुम्हारा थोड़े मुख्यमंत्री बना है। अब दिवाकर समाज बहुत जल्दी भटक जाता है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने भाजपा का तिलक लगा लिया, कुछ लोगों ने सपा का झंडा लगा लिया। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब से तुम लोग भाजपा में शामिल हुए हो, सपा में शामिल हुए हो, बहन जी को कमजोर किया है, तब से आपकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है? क्या आपके समाज को रोजगार के साधन में बढ़ोतरी हुई है? क्या आपके समाज को आर्थिक रूप से मजबूती मिली है? अगर आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिली है तो फिर आप अगर बहन जी का साथ छोड़ा है तो आपने गलत नहीं किया है। लेकिन अगर आर्थिक रूप से और कमजोर हुए हो तो आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। आज सबसे बड़ी चीज है कट्टर। कट्टर का मतलब होता है मूर्ख। मैं कहूं कि मैं कट्टर हूं, एससी समाज में क्या हो गया, कट्टर लोग हो गए हैं। कट्टर चमार, कट्टर वाल्मीकि, कट्टर दिवाकर, कट्टर कठेरिया। कट्टर का मतलब होता है चूतिया, जिसमें विवेक नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कोई एक व्यक्ति
जैसे जाटव समाज का कोई एक व्यक्ति भाजपा में शामिल हो गया या सपा में शामिल हो गया, उसने कह दिया कि मैं कट्टर चमार हूं और तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुरंत लोगों में लगा, अरे मैं तो चमार हूं, मेरी तो संख्या ज्यादा है, अब तो उसने जो कह दिया मुझे यही करना है। तो और जैसे वाल्मीकि समाज हो गया, कठिया समाज या दिवाकर समाज, ये धीरे धीरे तीन बिरादरी को चमारों के प्रति नफरत पैदा की गई कि ये देखो ये तुम्हारी पार्टी नहीं है। धीरे धीरे करके हमारी बसपा कमजोर होती गई, हमारी सीटें लगातार कम होती गई, जिसका फायदा ये हुआ कि सपा और भाजपा ने इन पर कब्जा किया। लेकिन उसके बावजूद भी हिस्सेदारी तो नहीं मिली, ना कठेरिया समाज को हिस्सेदारी मिली, ना वाल्मीकि समाज को हिस्सेदारी मिली, ना दिवाकर समाज को हिस्सेदारी मिली, ना जाटव समाज को हिस्सेदारी मिली। मौर्य, सैनी, कुशवाहा, अगर किसी को मंत्री बना भी दिया गया तो उसको मंत्री इस प्रकार का बनाया गया कि थप्पड़ मारो और काम करवाओ। मैं किसी का भी नाम लेना नहीं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन उनको सिर्फ रबर स्टैंप बना के रखा गया। और अब आज भी हम देख रहे हैं आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो स्थिति हम लोगों की थी, बहुत खराब स्थिति थी, अब काफी अच्छी स्थिति हो गई है। लेकिन जिस प्रकार का आप लोगों का बर्ताव है, आप लोगों का रवैया चल रहा है, हम वादा कर रहे हैं कि जो स्थिति 3000 साल पहले थी वही गुलामी की स्थिति आपकी फिर पुनः हो जाएगी, क्योंकि आप लोग सुधरने वाले हो नहीं। और बहुत से लोग जो आपको सुधारना चाहते हैं, हमारे समाज में 100% लोग हैं, 100% में 70% लोगों को मतलब नहीं है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। 30% लोग हैं जो थोड़े बहुत जागरूक हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। 30% में 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दलाली करते हैं। 20% वो लोग जो भाजपा में शामिल हैं, आज सपा में शामिल हैं, एससी समाज की बात कर रहा हूं मैं, एससी एसटी ओबीसी समाज की बात कर रहा हूं। 30% में 20% लोग जिनका काम सिर्फ दलाली है, कैसे भी आए पैसा है, ना उनको समाज से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना किसी। 10% लोग जो अपने समाज के हक और आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए 10% के लिए कोई ऊंची जात का व्यक्ति नहीं आता, उनको लड़ाने के लिए जो 20% मूर्खों की फौज इकट्ठी है, वो 20% और 10% से लड़ेगी। तो ये थी आज की स्थिति। तो मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूं, अपने बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं, जैसे वर्तमान में भीम आर्मी काम कर रही है। भीम आर्मी पूरे भारत में जहां भी दलितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, सिर्फ नाम से वहां पहुंचती है, एक फोन पर पहुंचती है। जहां चंद्रशेखर भैया पहुंचने लायक होते हैं वहां चंद्रशेखर पहुंचते हैं, जहां और हमारे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उनका काम होता है। आज से पहले जब भीम आर्मी नहीं थी और बहन जी सत्ता से बाहर हो गई थी, बहन जी के सत्ता से बाहर होने के बाद सिर्फ भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिसने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को दबने नहीं दिया और दबने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज चाहे थाना हो या कुछ भी हो, दलितों पर अत्याचार होता है तो तुरंत भीम आर्मी कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। तो और कुछ लोग भीम आर्मी का ही विरोध कर रहे हैं कि वो तो अपना निजी फायदा देख रहे हैं। मैं बेवकूफों से कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे, हम लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तो तुम्हारे लिए क्या कर पाएंगे? तुम्हारा सब कुछ छीना जा चुका है, बस तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। चाहे ग्रामीण स्तर का हो, आज तुम्हारी औकात इतनी नहीं है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की तुम अपना एक प्रधान बना सको। तुम सब 3% लोगों के गुलाम हो और उनके घरों के जूते चाटते रहोगे। जब तक तुम अपना प्रधान तक नहीं बना सकते हो तो डूब मरो। ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? मैं उन 85% लोगों से कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना है जिसने पिछड़ों को 52% के लिए आरक्षण देने की प्रयास किया? अगर नहीं है तो ऐसे मुख्यमंत्री को सिर्फ जाति के आधार पर कभी वोट मत देना। कोई दलित बना है तो उसने काम किया है, और दलित को ये लोग प्रधानमंत्री इतनी आसानी से नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर एक बार दलित का प्रधानमंत्री कोई बन गया, चाहे बहन जी हो या चंद्रशेखर आजाद, अगर एक बार भी गलती से भी प्रधानमंत्री बन गए तो 3000 साल का बदला हम 5 साल में ही लेके रहेंगे। ये सब जानते हैं। और जो जो हमारे समाज ने खोया है, जो जो 85% ने खोया है, वो सब हम वापस ले लेंगे। ये डर है, इसीलिए वो हमें एक नहीं होने देना चाहते हैं। और मैं अपने समाज के दलालों से कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, समय आएगा जब तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए और तुम उनकी दलाली कर रहे हो, बख्शे तुम भी नहीं जाओगे।